हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम क्लास 11 की लेसन नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं फिर शुरू इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले जो जनरली माना जाता है कि जो यार एटम टर्म थी ये आई कहां से, हु हैज गिवन द टर्म एटम। एटम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओस्टवाल्ड। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? ओस्टवाल्ड। तो पहला साइंटिस्ट दुनिया का जिसने इसके बारे में बताया वो कौन था? ओस्टवाल्ड। ठीक है, करीब करीब बात कर रहा हूं ओस्टवाल्ड के 1803 के आसपास की। ओस्टवाल्ड ने ये टर्म दी एटम, और साथ में ये बताया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट मतलब हम इसको ना तोड़ सकते हैं, किसी भी फर्दर पार्ट्स के अंदर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ही इज कॉल्ड इट एज अ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो टेक पार्ट कर रही है किस चीज में? केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में भी जो सबसे छोटी यूनिट टेक पार्ट कर रही है वो भी क्या है? कौन है? एटम। एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड nor to be destroyed, nor to be destroyed। इन सब चीज को बताने वाला कौन था? ओस्टवाल्ड। और इन्हीं सारी चीजों को यूटिलाइज किया एक और बड़े साइंटिस्ट ने जिसका नाम था डाल्टन। जिसका नाम था डाल्टन। और वहां पे डाल्टन ने अपनी नई थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी आगे। एक नई उन्होंने अपनी रिसर्च लिखा जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। इस नई बुक के अंदर इन्होंने बहुत डिटेल में चीजों को बताया, हर चीज के बारे में इन्होंने बताया कि क्या है, किस तरह से है, क्यों है, सब कुछ। लेकिन आखिरकार अब पूरी रिसर्च और पूरी थ्योरी और पूरी बुक तो हमारे काम की है नहीं, तो उनकी एक छोटी सी थ्योरी हमारे काम की है। अब उस थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और वो थ्योरी भी कुछ अलग नहीं है, वो भी वही बातें बोलेगी जो ओस्टवाल्ड ने बोला था, क्योंकि इन्होंने ओस्टवाल्ड की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा था। तो इनके अकॉर्डिंग किसकी बात कर रहे हैं? डाल्टन की, जॉन डाल्टन की, जो कि इन्होंने बुक लिखी थी अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन में। वहां से इन्होंने क्या बोला? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट है which can neither be created nor to be destroyed, which can neither be created nor to destroyed। जिसको हम ना बना सकते हैं ना ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसने क्या बोला? एटम्स अगर बिलोंग करते हैं, इफ atoms belong to same element, अगर जो एटम्स हैं वो सेम ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी, जैसे ज्यादातर उसने बात की थी उस टाइम पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसका साइज, जैसे उसका शेप, जैसे उसके कलर, या जैसे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी क्या रहेंगे? सेम। ये सभी क्या रहेंगे? सेम। अगर एटम्स क्या हैं? सेम एलिमेंट के हैं। लेकिन अगर एटम्स किसके हैं? डिफरेंट एलिमेंट के। इफ एटम्स बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट, अगर एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट को बिलोंग करते हैं तो उनकी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी? जैसे साइज आ गया, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, जैसे कलर आ गया, जैसे शेप आ गई, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। अगर वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट एलिमेंट को। अगर सेम को बिलोंग करेंगे तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंट को बिलोंग करेंगे तो वो क्या होगा? पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये चीज आपको क्लैरिफाई हो गई। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे कहता है कि भाई ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंडिविजिबल यूनिट, which take part in chemical reaction, which take part
इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भी क्या करने लग रही है, टेक पार्ट कर रही है, लेकिन सबसे छोटी यूनिट है साथ ही साथ। बात करें आगे तो अगर मैं दो एटम्स को ज्वाइन करता हूं, किसी भी दो एलिमेंट के एटम्स को अगर मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, तो ज्वाइन करने से वो क्या बनेगा, कंपाउंड, नो डाउट। क्या बनेगा, वो मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल। लेकिन एलिमेंट का क्या बन गया यहां, कंपाउंड। लेकिन खास बात यह है कि एटम्स को आप यूं ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर नहीं चेंज कर पाएंगे। दे मस्ट कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो हमेशा किसमें कंबाइन करेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ही कंबाइन करेंगे, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उस प्रोपोर्शन को कभी भी। उस प्रोपोर्शन को आप कभी भी चेंज कर ही नहीं पाओगे। आई होप ये पॉइंट भी आप सबको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि एटम्स को, ठीक है, हमने ज्वाइन किया, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन किया, बट व्हाट अबाउट द केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के अंदर एटम्स या तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, या एटम्स क्या होंगे, वहां पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और या फिर एटम्स क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। यानी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आएगा तो इन तीन प्रोसेसेस को ही इंक्लूड करेगा अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन कहते हैं और कुछ होगा ही नहीं इन एलिमेंट्स का अगर उन्होंने आपस में रिएक्शन करनी है तो ये थी डाल्टन की थ्योरी, जो उसने एटम्स के बारे में हम लोगों को बताया। तो अब स्टूडेंट मूव करते हैं आगे। ठीक है, यहां से ये चीज तो क्लियर हुआ कि हाँ, डाल्टन ने एटम के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन अब इसकी थ्योरी में कुछ अच्छी बात भी थी और कुछ बुरी बात भी थी। तो जो अच्छी बात है हम उनको मेरिट्स के तौर पे अब देखते हैं कि क्या क्या इसने चलो बोला, बहुत अच्छा जो था। तो इसने जो अच्छा बोला, जो इसकी मेरिट्स आई डाल्टन की थ्योरी की, डाल्टन थ्योरी की जो हमारे पास में मेरिट्स आई, सबसे पहला पॉइंट ये था मेरिट्स का कि इसने बहुत अच्छी चीज बोली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हर हाल में फॉलो करवाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसकी थ्योरी ने बिल्कुल अच्छे से फॉलो कराया, और साथ ही साथ इसकी थ्योरी ने यह भी बताया कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है, हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। साथ ही साथ ये भी बताया, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे बताए इसकी थ्योरी ने। इसकी थ्योरी की दोनों ही मेरिट्स बहुत ही सही थी। लेकिन अगर बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स के अंदर इसने कहीं पे भी अपने इस थ्योरी के डीमेरिट्स के अंदर इस चीज के बारे में बात नहीं की कि भाई एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट का रोल क्या है, एटॉमिक वेट वहां पे किस तरह से हेल्प कर रहा है। फिर इसने ये नहीं बताया कि वाई एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, क्यों उनको नीड पड़ी आपस में कंबाइन करने की। और बहुत सारी ऐसी जगहें आई जहां पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज फेल, प्रोपोर्शन वाज फेल। बहुत सारी जगहों पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी क्या हुआ, फेल हो गया। अब ये चीज तो कंफर्म हो गई कि भाई एटम है, और इसने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। हाँ, खामियां देखिए थोड़ी बहुत हर थ्योरी में आती हैं, और वो खामी हमने देख भी ली। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे इसके अंदर कि भाई डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज वी नो कि भाई इसको ढूंढने वाला कौन था, जे थॉमसन। कौन साइंटिस्ट था, जे थॉमसन। पहला साइंटिस्ट था जिसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था। कैसे, बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बाय कैथोड रे ट्यूब
एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसने ढूंढा इलेक्ट्रॉन को। कैसे? इसने क्या किया कि एक होलो ट्यूब ली ग्लास की और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोग भी जानते हैं यार, हवा या खाली जगह से इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी नहीं निकलती, और हम लोगों ने जो उसका सर्किट बनाया ये देखिए कुछ इस तरह से, और कोई थोड़ा बहुत नहीं, 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई की, तब भी यहां से करंट पास नहीं हुआ। फिर यहां से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, चलो हो जाए, तब भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि जब इसकी वोल्टेज बढ़ाते गए और 10,000 पे पहुंचे तो क्या हुआ कि यहां से अचानक से क्या अपीयर हो रहा है कि जो हमारा एनोड है, जो हमारा एनोड है, एनोड के पीछे एक स्पार्क दिखाई दे रहा है। एक किस कलर का? ब्लूइश ग्रीन कलर का एक स्पार्क दिखाई दे रहा है। यहां पे एनोड के बैक साइड में एक ब्लूइश ग्रीन कलर का स्पार्क दिखाई दे रहा है। एंड ये जो ब्लूइश ग्रीन स्पार्क दिखाई दिया, स्पार्क दिखाई दिया। अब स्पार्किंग तो तभी होती है जब दो ऑपोजिटली चार्ज आपस में मीट कर जाएं। स्पार्किंग किसी भी चीज में तभी आएगी जब दो ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या कर जाए? मीट कर जाए। और इसका मतलब है यहां पे भी ऑपोजिट चार्ज आपस में क्या हुए? मीट हुए हैं। इसका मतलब है यहां पे भी दो ऑपोजिट चार्जेस क्या है? आपस में मीट हुए हैं। अब मीट हुए तो ऑब्वियसली यहां से कोई ना कोई चार्ज तो आया होगा। अब एनोड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से पता लगा कि भाई यहां से कोई नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस आने लग रहे हैं, यहां से कोई नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन आ रही है। तब भी जे थॉमसन का मन नहीं माना, उसने क्या किया? बीच में एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी लगा दी। कुछ भी जब लगाया तो देखा पीछे उसके शेडो बन रही है। जब यहां फोटोग्राफिक फिल्म लगाई तो यहां क्या बनी? एक शेडो बन गई। शेडो तो उसी चीज की बनती है, मेरे हाथ की शेडो बन रही है क्योंकि मेरे हाथ ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, यानी शेडो उसी चीज की बन सकती है जिसमें कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी हो या वो चीज हो जो आने लग रही है उसमें कोई मटेरियल हो। तो यहां से उसने ये बोला कि हाँ भाई कुछ पार्टिकल आने लग रहे हैं और दीज पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम कैथोड। वो पार्टिकल कहां से आ रहे हैं? कैथोड से। अभी भी कुछ नहीं पता, सिर्फ पार्टिकल के बारे में पता है। उसके बाद इसने यहां पे कैथोड और एनोड के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फील्ड लगाई तो सारे के सारे रेडिएशन नीचे की तरफ बेंड आके इधर स्पार्किंग आ गई। जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे स्पार्क आया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे स्पार्क आया तो उससे कंफर्म हुआ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो उससे कंफर्म हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहां पे। फिर बीच में एक फॉइल लगा दी पतली सी यहां पे, और फॉइल को भी उसने वाइब्रेट करा दिया, तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहां से इन सारी चीजों को जे थॉमसन ने कंक्लूड किया कि भाई हाँ यहां पे कोई रेडिएशंस आ रही हैं और उन रेडिएशंस का नाम है कैथोड रेज। और उन कैथोड रेज के अंदर क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब उसका मन नहीं मानता, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का वो मास कैलकुलेट करने के लिए चल पड़ा। अब मास उसको कैलकुलेट करना है, किसको? जे थॉमसन को। जब वो मास कैलकुलेट करता है तो वो कहां से निकालेगा? बस E/m रेशियो से। कहां से निकालेगा? E/m रेशियो, यानी E/m रेशियो का मतलब है चार्ज बाय मास रेशियो से वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कराएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने थोड़े से अलग तरीके से किया। फिर अब देखिए उसने अपने इस तरीके में क्या किया कि एक, देखिए थोड़ा सा टाइम लेके मैंने बोर्ड पे चीजें ड्रॉ कर दी। अब देखिए इसको समझते हैं कि कैसे उसने E/m रेशियो को फाइंड आउट किया। अब वही सेम चीज है, कैथोड लगाया है, उसने एनोड लगाया, बस फर्क क्या कर दिया? इस बार एनोड में बड़ा सा होल कर दिया, छेद कर दिया, ताकि उसमें से वो रेडिएशन सीधे पास आउट हो जाए जो कैथोड रेज बनी थी। अब जो कैथोड रेज बनी यहां से पास ऑन हुई, कहां पे गई? एनोड की तरफ। एनोड पे जाके हिट करना था, स्पार्क प्रोड्यूस करना था, लेकिन वो नहीं हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ दैट दे पास स्ट्रेट फॉरवर्डली, वो सीधी सीधी निकल गई। अब जे थॉमसन हो गया बहुत खुश, क्योंकि भाई वो ऑब्वियस बात है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उस पे चार्ज पता लग चुका है, अब वो बहुत बड़े चीज पे जा रहा है। जैसे वो रेडिएशन सीधी गई, दे हैव टू हिट द पार्ट बी। उनको जो हिट करना था, कहां पे करना था? पार्ट बी पे हिट करना था सीधा जाके। लेकिन उसने देखा चुपके चुपके थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो जो पार्टिकल ने जाके हिट किया वो ए पे हिट किया।
और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को जब बढ़ाने लग रहा है, इंक्रीज कर रहा है पावर को, तो वो कहां पे जाने लग रही है, साउथ पोल की तरफ, सी की तरफ जाने लग रही है। इससे ये पता लगा कि जो कैथोड रेडिएशंस हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ रहा है। वो तो पूरा खुश, अब पूरा तकड़े वाली उसकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है वहां पे कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल। और इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही कंक्लूडेड दैट कि भाई जो E/m रेशियो इस एक्सपेरिमेंट से मेरे पास में आई है, उस एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब जे थॉमसन ने बोला कि दिस इज द वैल्यू ऑफ E/m रेशियो। कहता अब क्या करूं, अब आगे उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, उसको आगे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि मैंने E/m रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का मास अब कैसे कैलकुलेट करूं। अब वो नहीं समझ आया तो फिर गया वो भाई साहब मुलिकन के पास में। अब वो मुलिकन के पास में जाने लग रहा है, मुलिकन के पास में गया तो मुलिकन कहता कि मैं बताता हूं आपको मास कैसे कैलकुलेट करना है। उसने एक ऑयल ड्रॉप ली, लेकिन चार्ज वही नेगेटिव होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज होना चाहिए। तो उसने क्या किया यहां से, क्योंकि मुलिकन एक ऑपोजिट चार्ज निकालेगा यहां से, इसे मुलिकन ऑयल ड्रॉप भी बोलेंगे, मुलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट भी नाम दिया जाता है। यहां से उसने बबलर लिया, बबलर को प्रेस किया, जैसे हम लोग डीओ लगाते हैं यार, छोटी छोटी ड्रॉप्स उसमें से निकलती है। तो जब उसमें से डीओ की ड्रॉप की तरह से ड्रॉप्स निकली छोटी छोटी, तो बीच में एक ओरिफाइस बना रखा है, उस ओरिफाइस में से होल करते हुए नीचे चला गया। अब सोच के देखिए, घर के कमरे की छत है, छत में से कोई होल हो रखा है और उसमें से पानी की बूंद नीचे गिर रही है। बिल्कुल वैसे एक्सपेरिमेंट है, जो चार्ज प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से वो नीचे की तरफ गिरने लग रहा है। जब वो नीचे की तरफ गिरने लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अब उसने क्या किया, उसको बीच में पहुंचने दिया और इमीडिएटली उससे कुछ टाइम पहले उसने उस चैम्बर से एक्सरेज को फायर कर दिया। तो वो एक्सरेज को फायर इसलिए कर रहा है ताकि जो एक्सरे की वजह से जो पूरा का पूरा चैम्बर है वो क्या हो जाए, आयनाइज। जब हवाई आयनाइज होगी और ऊपर से ऑयल ड्रॉप गिरेगी, तो ऑयल ड्रॉप की वजह से ऑब्वियसली ऑयल ड्रॉप के ऊपर भी तो फ्रिक्शनल चार्ज आएगा। ऑयल ड्रॉप के ऊपर जब फ्रिक्शनल चार्ज आएगा, ऑयल ड्रॉप के ऊपर जैसे फ्रिक्शनल चार्ज आएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब वो चार्ज बन चुका है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट होगी, लेकिन कहां अट्रैक्ट होगी, ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जो चार्ज आया वो क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसने जैसे करंट पास किया दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, दोनों प्लेट्स के थ्रू, तो इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए आप घर के कमरे के बीच में आप देख रहे हैं पानी की बूंद ऊपर छत से नीचे गिरने लग रही है टपक के, तो ऑब्वियसली बात है टपकते टाइम आपने क्या देखा कि वो गिरते टाइम पे जैसे ही छत के ऊपर चार्ज बढ़ा दिया पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट होके ऊपर की तरफ खींचने लगी, लेकिन फिर कम कर दिया, यानी इतना मेंटेन किया कि वो बीच में रुक गई, ना वो नीचे गिरे ना वो ऊपर गिरे, दोनों के बीच में वो अटक गई वहां पे। और जैसे वो अटक गई तो इसी चीज को उसने नाम यहां पे क्या दे दिया कि भाई ये एक वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास में, और जो ये वैल्यू आई है इसे आप क्या नाम देंगे, चार्ज। और कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ गया। और ये किसने बता दिया, मुलिकन ने, कि भैया तुम्हारी जो कैथोड रेडिएशंस हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, बस प्रैक्टिकल एजम्पशंस के थ्रू चली जा रही हैं चीजें। तो उससे क्या पता लगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, और तेरी जो मास की E/m रेशियो आ रही है वो इतनी आ रही है। तो अगर तुम्हें मास को कैलकुलेट करना है तो E/m करो। E/में E/m किया तो E की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसकी जो वैल्यू आई 1.7588 इंटू 10⁻11। और जब ये सब कटा के वैल्यू कैलकुलेट की -31 kg, तो यहां से उसके मास की वैल्यू आ गई किसकी बता, इलेक्ट्रॉन के। इसके बाद जे थॉमसन पूरा खुश कि हाँ भाई बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया,
फिर तो पता नहीं वो क्या क्या चीजें और कैलकुलेट करने लगा। जैसे उसने कैलकुलेट किया कि मास एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 5.48 इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल। कि भाई जो मास होगा वो कुछ इतना आएगा, 10⁻⁻⁴ ग्राम पर मोल आएगा, एक मोल के मोलर मास जो एक इलेक्ट्रॉन का होगा। दिस इज द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कहता नहीं नहीं नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसकी स्पीड भी अलग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लग रहा है तो उसकी स्पीड भी अलग होगी। अब उसका फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर का रूट। जब हम करें वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का रूट जब हम लोग कर देंगे तो मेरे पास यहां से एक मास की वैल्यू आएगी। यानी मूविंग कंडीशन के अंदर जो मास रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो ये रहेगा। यानी कि अगर मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मूवमेंट के टाइम पे मास क्या आने लग रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो निकालने को अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया तो मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻31 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में जो भी वेलोसिटी आपको न्यूमेरिकल में वहां प्रोवाइड की गई होगी और सी की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली मास निकाल सकते हैं उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का। बस ये ध्यान रखना कि आपको वेलोसिटी क्या प्रोवाइड की गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने बहुत सारी चीजों को इस तरह से ओपन कर दिया। अब इसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए एक भाई साहब आ गए हमारे पास जिनका नाम है ई गोल्डस्टीन। ये बिल्कुल बहुत ही चालाक लोमड़ी की तरह से साइंटिस्ट था। ई गोल्डस्टीन ने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करके देखा कि भाई देखते हैं कि जो कर रहा है ये सही है या कुछ ऐसे तिकड़म लगा के कर रहा है। तो ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल परफेक्ट था, A to Z। उसने जो रिजल्ट निकाले वो भी बिल्कुल वही थे जो इसने रिजल्ट्स निकाले थे, ई गोल्डस्टीन के रिजल्ट। लेकिन एक चीज जो एक्साइटमेंट में जे थॉमसन गलती कर गया, वो गलती ये थी कि जे थॉमसन ने एनोड के पीछे ब्लूइश ग्रीन कलर का स्पार्क दिखाई दिया था। ब्लूइश ग्रीन कलर का स्पार्क दिखाई दिया था कहां पे, एनोड के बैक साइड पे। इसी तरह का एक स्पार्क जो है वो कैथोड के बैक साइड पे भी दिखाई दिया था जिसका कलर था रेडिश ब्राउन, जिसको इग्नोर किया था जे थॉमसन ने, लेकिन इसको पिक कर लिया ई गोल्डस्टीन ने, इसको पिक कर लिया। तो कहता जैसे कैथोड रेज है वैसे ही कैनाल रेज है। क्या नाम दिया इसने इसको, कैनाल रेज। कि जैसे कैथोड रेज है नेगेटिव से चलती है पॉजिटिव की तरफ, कैनाल रे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। जैसे कैथोड रे स्पार्क देती है वो भी स्पार्क देती है। जैसे कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कैथोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है वैसे ही कैनाल रे के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज थी, जो इसने E by M का एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही उसने भी E by M का एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मोलिकन ने इस पे एक्सपेरिमेंट कराया वैसे ही उसने मोलिकन का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। बस फर्क इतना था कि जो मोलिकन ने वैल्यू निकाली थी वो माइनस साइन के साथ थी, ई गोल्डस्टीन की वैल्यू प्लस साइन के साथ आ गई। और यहीं से डिस्कवरी स्टार्ट हुई प्रोटॉन की, यहीं से डिस्कवरी स्टार्ट हुई प्रोटॉन के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और बड़ा जबरदस्त चीज, साइंटिस्ट जिसका नाम था जेम्स चैडविक। देखिए जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को। He discovered the न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन को अपने आप नहीं डिस्कवर किया जा सकता था, इसको डिस्कवर किया रेडियो एक्टिव फिनोमेनन के साथ में, जो कि बहुत ही टफ था। रेडियो एक्टिव फिनोमेनन की तरह टर्म में देखिए बड़ा एक आसान से तरीके से मैं बताता हूं बजाय कि इतना इसको टाइम बर्बाद करें इसके ऊपर। तो देखिए मान लीजिए उसने एलिमेंट लिया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है। इसके ऊपर उसने अल्फा रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट कराई। अब अल्फा रेडिएशन की बम्बार्डमेंट होने के बाद में ऑब्वियस सी बात है
अल्फा 2 आएगा। तो क्या बनेगा 4 प्लस में 2 कितना आ गया 6, और मेरे पास एलिमेंट बना कार्बन, लेकिन 9 प्लस 13 ये तो गलत हो गया। कार्बन का तो मास 12 है, लेकिन कार्बन अपने आप को 12 के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो यहीं से डिस्कवरी हुई, यहीं से डिस्कवरी हुई किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहां से पता लगा न्यूट्रॉन है। जब उसने जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के लिए भी इसी तरह से चीजों को स्टडी करना शुरू किया तो पता लगा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन का मास देखा तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो मास आ रहा था, वो भी एग्जैक्टली वही जो प्रोटॉन का मास आ रहा था, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि मास आया प्रोटॉन का, वही मास आया न्यूट्रॉन का। यानी यहां से अब हम लोग बहुत कुछ जान चुके थे, एक नई तरह की ईरा की स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए अब थोड़ा सा मैंने टाइम लगा के आपके जो पार्टिकल है फंडामेंटल, मतलब जो प्रॉपरली एग्जिस्ट कर पाते हैं और जो प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उन सबको मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल में अभी हम लोगों ने किए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। लेकिन बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है उसका मास भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, दोनों चीज सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इस चीज का है। मैं बार लिख ही देता हूं, चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका भी मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, चार्ज का। फर्स्ट टाइम एंडरसन ने देखा था इसको। इसके बाद न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं विच डू नॉट हैव एनी मास, नो मास, कोई इनके पास मास नहीं होता। मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। बड़े ही इंपॉर्टेंट, मैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल जिनके बारे में बात कर रहा हूं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, जिनके ऊपर ना तो कोई चार्ज है, मतलब ये लगा लो एक भाई है न्यूट्रॉन का, एक बहन है न्यूट्रॉन की, ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, फर्क सिर्फ इतना है, न्यूट्रॉन पे मास भी है लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। उसके बाद इसी तरह से जो प्रोटॉन होते हैं एग्जैक्टली उनके उल्टे होते हैं एंटी प्रोटॉन, जिनको डिस्कवर किया था सैगरी ने फर्स्ट टाइम। किसने डिस्कवर किया था, सैगरी ने। जो इनका मास है वो एग्जैक्टली प्रोटॉन के इक्वल है। प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इनका भी मास इतना ही है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁶7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है प्लस साइन के साथ। इनके ऊपर चार्ज आएगा माइनस साइन के साथ। बस इतना सा फर्क है, बाकी किसी चीज का नहीं है यहां पे। उसके बाद युकावा ने 1935 में मेसोन्स को डिस्कवर किया। मेसोन की भी 3 कैटेगरीज आ गई यहां पे, मेसोन की भी 3 कैटेगरीज आ गई हमारे पास में। एक आ गया पाई मेसोन्स, एक आ गए न्यू मेसोन्स, और एक आगे पाई स्टार कह सकते हो, पाई नॉट मेसोन्स। तो 3 कैटेगरी आई हमारे पास में, पाई मेसोन, न्यू मेसोन एंड पाई स्टार या पाई नॉट मेसोन्स आप बोल सकते हैं। जिसमें से पाई मेसोन जो है इनके ऊपर चार्ज होता है, दे आर चार्ज्ड, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। याद रखना, पाई नॉट का मतलब है, मतलब पाई स्टार या पाई नॉट कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पाई मेसोन के ऊपर चार्ज है, पाई मेसोन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पायोन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पायोन्स बिकॉज दे आर चार्ज्ड वन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ पायोन। अब अभी तक जितना भी हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, चलिए थोड़ा वो एनसीईआरटी बुक की तरफ भी चलते हैं उस चीज के लिए। देखिए सबसे पहले देखिए शुरुआत का ही बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का ये
कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट number of electron which will weigh 1 ग्राम, जिनका वजन 1 ग्राम हो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मास कितना है एक इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, लेकिन कितना ग्राम्स में हो गया अभी ये कन्वर्ट। तो इसका मतलब है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इज द वेट ऑफ किसका भाई, 1 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट अबाउट द 1 ग्राम, 1 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28। आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। 1 को वहां पे 10 लेट कर लो तो ये बन जाएगा प्लस में, तो 10 इंटू 10⁻+27/9.1 कितना आ गया, 1.09 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। या इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आपके करीब करीब 1 ग्राम के अंदर, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव करते हैं। चार्ज एंड मास निकालना है, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल का चार्ज और मास हमें कैलकुलेट करना है। देखिए मोल का मतलब क्या है आप सभी जानते हो ना, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उस वीडियो का सेंड कर दूंगा जहां पे मोल कंसेप्ट है। देखिए तो एक मोल का मतलब है इतने, है ना। तो ऑब्वियसली बात है मुझे इनका चार्ज और मास निकालना है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 10⁻⁻8 करीब करीब आ गया इतना kg। एक ये हमारे पास मास आ गया किस चीज का, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन चार्ज की भी बात करते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 6.02 इंटू 10⁻23 एक मोल के अंदर है, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहां डायरेक्ट से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतना कूलम चार्ज इसका बन जाएगा। आई होप दोनों ही न्यूमेरिकल आपको क्लैरिफाई हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास में क्वेश्चन में आ गया एक क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक। देखिए क्या है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। देखिए 1 मोल की बात करती है मीथेन की, ठीक है। तो देखिए 1 मोल का मतलब क्या है, इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पे 1 मोल, एक मोल का मतलब क्या है, 6.02 इंटू 10⁻³ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ऑब्वियसली ये इसका मीनिंग है ना। अब देखते हैं अब CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और 1 हाइड्रोजन का 1। तो ऑब्वियसली बात है 4 हाइड्रोजन में कितने हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मेरे पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 molecule contain how many electron? 1 molecule contain obviously 10 electrons, है ना। 1 molecule of CH4 contain 10 electrons। उसके बाद में मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो कितने आ गए, 10 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर कितना आ गया, 6.02 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था।
अब निकालना है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ C14। देखिए मैं बार बार पिछले चैप्टर में भी आपको कितना डिटेल में ये चीज बताई है। क्वेश्चन अगर आपको ग्राम में या मास में जिस भी चीज में दिया है, मास को आप पहले किस में लेके जाएंगे, हमेशा मोल में, और मोल को आप हमेशा कहां लेके जाएंगे, पार्टिकल्स में। ये ट्रिक मैंने आपको दी भी थी। अब देखिए मास कितना है 7 mg, तो 7 का मतलब है 10⁻³ सॉरी 10⁻²। अपॉन में mg, अपॉन में क्या आ गया, कार्बन। कार्बन ये मेरे पास में मास आ गया ग्राम में, ठीक है। अब मोल देखिए 7 × 10⁻² क्या करूंगा, -2 अपॉन में कार्बन का जो मास दिया 14, क्योंकि देखिए कार्बन जो है यहाँ पे वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कार्बन जो हम लोगों ने कंसिडर किया है वो कौन सा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो आप इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप पहले आप इसको चेंज करेंगे mg इसको, ठीक है। तो जब आपने चेंज किया तो अब आपके पास कितना बन गया, 0 पॉइंट में ये आ गया 5 × 10⁻² मोल। इतने मोल आ गए हैं। अब इतने मोल आ गए तो सबसे पहले हमें मोल से मॉलिक्यूल एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, ये फॉर्मूला है मोल का। अब मुझे नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मोल के साथ में 6.02 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मोल कितना है 0.5 × 10⁻² इंटू में 6.02 × 10⁻23। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3.01 × 10⁻21 मेरे पास क्या आ गए, एटम्स आ गए, किसके, कार्बन के। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखिए न्यूट्रॉन, देखिए अभी थोड़ा सा मैं बताता हूं डिटेल में। इस न्यूट्रॉन को समझने से पहले देखिए एटॉमिक नंबर से क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर का जो मतलब होता है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसी तरह से एक टर्म होती है मास नंबर, मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दो चीजों का सम टोटल। अब मुझे पता है कार्बन का जो मुझे आइसोटोप के अंदर मास नंबर दिया है 14, एटॉमिक नंबर है 6, तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आने चाहिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू है 14 माइनस में 6 इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन। सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालने हैं, तो मेरे पास में कितने आ गए, 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एन न्यूट्रॉन, सॉरी 8 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो ऑब्वियसली बात है, वन एटम कंटेन हाउ मेनी, वन एटम कंटेन ऑब्वियसली 8 न्यूट्रॉन। निकालने कितने एटम है, 3.01 × 10⁻21 एटम्स के अंदर कितने आएंगे, आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू में 3.01 × 10⁻21 कितना बन गया, 24.08 × 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। इतने न्यूट्रॉन्स हैं वहां पे इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखिए 34 mg मुझे प्रोवाइड किया गया है। अब 34 mg है तो पहले एक काम करते हैं, mg को ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जब आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो मास कितना बन गया, देखिए 34 × 10⁻² ग्राम, ठीक है। अब जब मेरे पास में मास आ गया तो मैं इसको डिवाइड करता हूं मोलर मास से, ताकि मोलर मास कितना है NH3 का, नाइट्रोजन का है 14 + 3 17। तो मेरे पास क्या आ गई, मोल्स कितने आ गए, 2 × 10⁻² मोल आ गए मेरे पास ऑफ NH3। अब मुझे टोटल नंबर निकालना है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, ठीक है। अब एक NH3 के अंदर देखते हैं, 1 NH3 के अंदर जो है एक तो नाइट्रोजन है और साथ में 3 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होगा, इसमें भी 3 ऑब्वियसली प्रोटॉन आएंगे। तो मेरे पास कितने आ गए, 10 प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में, मेरे पास 10 प्रोटॉन है, ठीक है। तो टोटल प्रोटॉन मुझे निकालने हैं, तो पहले मोल देख लेते हैं, मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में 6.02 × 10⁻23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 × 10⁻² जो कि हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए हैं 2 × 10⁻² इंटू में 6.02 × 10⁻23। तो यानी अल्टीमेटली अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12.04 × 10⁻21
सॉरी प्लस 21 मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए हैं। अब एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 10 प्रोटॉन है, तो नंबर देखिए 1 मॉलिक्यूल कंटेन, इसको भी यहां पे थोड़ा क्लब कर देते हैं, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल कंटेन भाई कितने हैं, ऑब्वियसली 10 प्रोटॉन्स। और मेरे पास मॉलिक्यूल कितने आए 12.04 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कितना आएगा 10 इंटू में 12.04 इंटू 10⁻21, तो टोटल कितना बन गया 12.04 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स आ गए मेरे पास में टोटल। अब अगर मास भी कैलकुलेट करना है, अगर आपको क्या करना है, अब मास की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, तो मास की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, इसको जो भी नंबर आया है प्रोटॉन के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं देखूं मास की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मास इज इक्वल टू 12.04 इंटू 10⁻22। अब जो NH3 का मास होता है कितना, जो मास प्रोटॉन का होता है, एक प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻27, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, इतना मेरे पास में मास बन गया। आई होप आप सबको मेथोडोलॉजी क्लैरिफाई हो गई होगी। कैलकुलेशन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई बार हो जाता है। अब बात करते हैं बेटे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। देखिए जो एटॉमिक मॉडल की अगर बारे में हम बात करें, तो जो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली स्टार्टिंग थी वो थी जे थॉमसन ने, जो अपने प्लम पडिंग मॉडल के साथ में स्टार्ट किया था। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी। देखिए प्लम पडिंग ने बोला कि पूरा का पूरा जो एटम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। जितना व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे एक एटम के अंदर, वो पूरा का पूरा खाली पार्ट क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और उसके ऊपर अंदर बीच बीच में कुछ एक सीड्स की फॉर्म में, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड डाल देते हैं, पूरा का पूरा रेड पार्ट आपका पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, जो सीड्स है, उसको नेगेटिव चार्ज माना गया। इसी तरह से इसी वजह से जे थॉमसन के मॉडल को नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। इसी तरह से इसको नाम दिया गया प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। उस टाइम पे भी इस एक्सपेरिमेंट की इतनी एक्यूरेसी थी कि इसने ये तक बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतने 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक स्प्रेड हो रखा है। देखिए कितना एक्यूरेट है साइज। और आज के टाइम में आगे जाके एटॉम का जो साइज था, एटॉमिक साइज, वो भी इतना ही कंसीडर किया गया। सोच के देखिए कितना प्रेसाइजली उसने अपने एक्सपेरिमेंट को किया होगा। रदरफोर्ड ने भी इस चीज को प्रूफ किया था कि हाँ ये साइज एकदम से एक्यूरेट है। तो चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। यहाँ पे रदरफोर्ड एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट, रेडियो एक्टिविटी के साथ ही बड़ा खेल किया करता था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक प्लांट लिया इस तरह से, और उसके बीच में क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया। अब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली बात है, रेडिएशन को एमिट करेगा ही करेगा। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, वो जो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट करते हैं, which emit alpha, beta and gamma radiation continuously through them। हम उन्हें नाम क्या देते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये रेडिएशंस निकली, मेनली कौन सी, अल्फा रेज। अल्फा रेज निकली तो मैंने उसको लेड प्लेट से पास किया विद होल, जिसे आज के टाइम में आप स्लिट भी नाम देते हैं। क्या नाम दिया, स्लिट से पास किया। एक्सेसिव रेडिएशन ये जाएंगे लेड से टकरा के, लेड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इसके अंदर से कुछ जो ऑरिफाइस, जो होल हमने किया था, वहां से रेडिएशन सीधी गई और जाके थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने हिट कर दिया। जब उसने हिट किया तो एक बड़ी खास ऑब्जर्वेशन आई कि मैक्सिमम रेडिएशन करीब करीब कितनी, 99.99% रेडिएशन passes undeflectedly। They passes undeflectedly, बगैर रुकावट के वो सीधे सीधे वहां से पास ऑन हो गई, बगैर किसी रुकावट के। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, इससे ये कंक्लूड हुआ कि मैक्सिमम स्पेस जो है ना एक एटम के अंदर, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी।
जो मैक्सिमम स्पेस है ना एक एटम के अंदर, वो क्या है, खाली है। उससे ये चीज पता लगी कि 99.99 रेडिएशन पासेस अनडिफ्लेक्टेडली। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 हमें जो बता रहा है वो ये सब कुछ है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रेडिएशन दे शो डिफ्लेक्शन, मतलब कितना, फ्यू, 0.01% रेडिएशन शो डिफ्लेक्शन, शो डिफ्लेक्शन। उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किए कितने, 0.01। इसका मतलब क्या है, सॉलिड कोर इज देयर। इसका मतलब है, देखिए मैं इधर जा रहा हूं, खाली स्पेस है, मैं आराम से जा पाया, लेकिन क्या बोर्ड की तरफ जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा क्योंकि भरा हुआ बीच में, तो मुझे साइड से जाना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन शो करनी पड़ेगी। इससे ये कंफर्म हुआ, यानी कि इससे ये कंफर्म हुआ कि 0.01% स्पेस इज ऑक्युपाइड, यानी इतना स्पेस क्या है, ऑक्युपाइड है वहां पे। उसके बाद में 1 आउट ऑफ 20,000, इतना हमारा पार्ट नंबर 2 विद कंक्लूजन। पार्ट नंबर 3, 1 आउट ऑफ 20,000, कोई 20,000 में से गेट रिफ्लेक्ट बैक, गेट रिफ्लेक्ट बैक। इससे क्या कंफर्म हुआ, इसके रिफ्लेक्शन से ये कंफर्म हुआ कि हाँ ठीक है भाई, कि रिफ्लेक्शन से ये कंफर्म हुआ कि जो सॉलिड कोर है उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जो सॉलिड कोर है उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये चीज इसने कंफर्म कर दी है। क्यों, क्योंकि अल्फा रेडिएशंस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा रेज जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरह से बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपकी गामा रेडिएशन है, नो चार्ज, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। गामा रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं है, अल्फा रेडिएशन पे चार्ज किया पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या किया, रिपेल किया। तो इससे कंफर्म हुआ कि जो सॉलिड कोर है उसके ऊपर जो चार्ज आने लग रहा है वो क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी के साथ रदरफोर्ड ने जब इन सारी चीजों को कंक्लूड किया, जब रदरफोर्ड ने अपनी सभी के सभी चीजों को कंक्लूड किया, तो रदरफोर्ड क्या मिला उसे कि भाई एक गोल चीज है, सेंटर में चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव उसने क्या पॉइंट दिया कि जो सॉलिड कोर है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, वो सॉलिड कोर है न्यूक्लियस, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और उसकी सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को आप क्या नाम देंगे, शेल, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और साथ में क्या बोला, ये बिल्कुल रोटेशन वैसा ही है जैसे सन की सराउंडिंग में, जैसे सन की सराउंडिंग के ऊपर क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसा मोशन है। और यही ये गलती कर गया, बहुत से साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भैया अर्थ जो है सन की सराउंडिंग में, या प्लैनेट जो है सन की सराउंडिंग में एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो इसने बोला कि मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, कह रहा नहीं, जो बोल दिया वो बोल दिया, तो हो गया। उसके बाद में इसने क्या बोला कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Just like planets are attracted toward the sun, तो यहीं पे फिर पकड़ा गया कि वो फिर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उन साइंटिस्ट ने, कहते सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेचारे की जबरदस्ती वहां से लिमिटेशंस निकालनी स्टार्ट कर दी रदरफोर्ड के मॉडल से। वहां पे फिर जिन्होंने गलती निकालनी हो तो निकालेंगे। फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई एक एटम क्यों स्टेबल है, क्यों स्टेबल आ रहा है एक एटम, नहीं बताया जे थॉमस उसने, रदरफोर्ड ने। इसका मतलब गलत है। कहीं पे भी स्पेक्ट्रा के बारे में बात नहीं कर रहा है, कहीं पे भी अपने मॉडल में स्पेक्ट्रा के बारे में बात नहीं कर रहा है, कहते ये गलत है फिर से मॉडल। तो यही लिमिटेशंस बना बना के इन्होंने इसके मॉडल को गलत करने की पूरी कोशिश करी वहां पे। और आगे चल के इसी मॉडल को जो मैंने बताया आपको रदरफोर्ड के, इसको नया नाम दे दिया गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बेसिस पे स्कूल में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर रदरफोर्ड के उसमें कि अगर गोल्ड फॉइल की जगह पे, कि अगर मैं गोल्ड फॉइल की जगह पे
कैन वी यूज एनी अदर मेटल? कैन वी यूज एनी अदर मेटल? नो। आंसर इज सिंपली नो, क्योंकि गोल्ड एक बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इसके कंपैरिजन में बाकी नहीं हो सकते। गोल्ड को हम थिनेस्ट बना सकते हैं, बाकी मेटल्स को हम थिनेस्ट नहीं बना सकते, तो वी कैन नॉट गेट द सेम रिजल्ट, हमें सेम रिजल्ट वहां पे नहीं मिलेगा। अब अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको किसी और मेटल को रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के इतनी आसानी से नहीं बनाया गया। बोहर के मॉडल को दो चीजों से बनाया गया। फर्स्ट था ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और दूसरा था बोहर मॉडल के अंदर हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इन चीजों को। वहीं पे ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहली चीज आ गई वेव लाइक नेचर, वेव लाइक नेचर, और दूसरी जो चीज आई वो है पार्टिकल लाइक नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर। और पार्टिकल लाइक नेचर के अपने दो हिस्से, सबसे पहले आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और जबकि दूसरा जो हिस्सा हमारे पास में आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में, द नेक्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वहीं पे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात करें तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बोहर के मॉडल को तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक ये सारी चीजें हम लोग ना कर लें। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर भी उसके दो पार्ट, नंबर वन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा आ गया डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। वन इज द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, सेकेंड इज द डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सबसे पहले बात करेंगे वेव लाइक नेचर की। देखिए, वेव लाइक नेचर क्या कहता है कि जो भी वेव है वो भाई कुछ इस तरह से आपकी ट्रेवल करती है, ठीक है। और जो वेव है, ऑब्वियसली बात है कि जो उसका ऊपर का हिस्सा है उसे आप नाम देंगे क्रेस्ट, और जो नीचे का हिस्सा है उसे नाम देंगे आप ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, और या फिर दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसे आप क्या नाम देंगे? वेवलेंथ। दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। कुछ बुक्स ऐसे दिखाती है लैम्डा साइन, और कुछ बुक्स जो हैं वो लैम्डा को कुछ ऐसे दिखाती हैं, दोनों चीजें। अब ये हाइट जो जाने लग रही है, इसकी हाइट या डेप्थ इसकी जाने लग रही है, मतलब किसी भी वेव की इस तरह से जो हाइट जा रही है, जो डेप्थ जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या नाम देंगे आप उसे? एम्पलीट्यूड। इसी तरह से क्या है कि कितनी बार जो वेव है ऊपर नीचे हुई है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर कितनी बार जो वेव है वो ऊपर नीचे हुई है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे हम उसको? फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाएगा तो चीजों को बेटरली समझ पाएंगे हम लोग। देखिए, तो सबसे पहली जो चीज आ गई, देखिए जब लाइट वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो ऊपर ये जो हाइट आने लग रही है, इसे क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। और कितने नंबर ऑफ वेव्स passing through 1 centimeter is called wave number, is called wave number। क्या नाम देंगे हम उसे? वेव नंबर, जिसका सिंबल क्या है? V बार,
जिसका सिंबल है वी बार। तो वी बार आप कैसे निकालेंगे, 1 में लैम्डा। अब लैम्डा सेंटीमीटर में रखो, मीटर में रखो, व्हाटएवर, जो मर्जी, ज्यादातर सेंटीमीटर में होता है। और दोनों क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे नाम दिया आपने वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे नाम दिया वेवलेंथ। और जितनी 1 सेंटीमीटर से निकल गई उसको नाम दे दिया वेव नंबर। क्या नाम दे दिया आपने इसको, वेव नंबर। और नंबर ऑफ वेव्स अगर कहीं से पास कर रही है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे आपसे, फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी। सिंबल है इसका न्यू। और न्यू जो होता है, याद रखना, या तो मैं लंबा कूद ही सकता हूं या ऊंचा ही कूद सकता हूं। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऑब्वियसली किसके, वेवलेंथ के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, वेवलेंथ के। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी अपॉन में लैम्डा। एक और चीज आ गई हमारे पास में, वेव नंबर आ गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने बात की 1 सेकंड में कितनी वेव बनी है, तो फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला 1 अपॉन में टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, सी अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन में लैम्डा इन सेंटीमीटर। ये सारे फॉर्मूलाज आगे हमारे किससे आए हैं, वेव लाइक नेचर से। किससे आए हैं, वेव लाइक नेचर से। अब वेव लाइक नेचर को आगे एक्सप्लोर करते हैं। देखिए इन टर्म ऑफ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टर्म में। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर वेव्स को देखेंगे आगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, वो रेडिएशंस जो ट्रैवल करते टाइम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करवाएं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको कई बुक्स के अंदर ईएम वेव के नाम से भी जाना जाता है, ईएम वेव्स। तो क्या है कि आप सभी जानते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। अब मान लीजिए कोई चार्ज है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर चार्ज आने लग रहा है। तो जाते टाइम ऑब्वियसली जब वो ट्रैवल कर रहा है तो अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इस तरह से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलते टाइम पे अपनी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने दूसरे एक्सिस से। मान लीजिए एक्स पे वो चार्ज पार्टिकल मूव किया तो जेड से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच गया क्या, वाई एक्सिस। अब मान लीजिए वाई एक्सिस से एक और फील्ड आ गई जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करवा रहा है, अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करवा रहा है। और इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की खास बात क्या है, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी ही चलेंगी। और एक और खास बात, दे ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ऑलवेज ट्रेवल, हमेशा सीधी चलेंगी और स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलेंगी, मीटर पर सेकेंड। एक और इसकी खास बात। और जब हम इनका स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करेंगे तो इनके स्पेक्ट्रम में भी आगे तो फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगी, जिसे हम क्या नाम देंगे आगे चल के, स्पेक्ट्रा। क्या नाम देंगे आप उसे, स्पेक्ट्रा। अब देखते हैं स्पेक्ट्रा कैसे। देखिए अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको क्या करना है, आपने किसी भी चीज से जब उसको पास आउट किया, प्रिज्म से पास किया और किया, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, आगे स्प्लिट अप करेगी फर्दर पार्ट में, जिसे हम क्या नाम देंगे, स्पेक्ट्रा नाम देंगे। अब वो स्पेक्ट्रा जो बना है उसके लिए आप फॉर्मूला आराम से इसको लर्न कर सकते हो, राम मेरी IR विजिबल UV XYC, राम मेरी IR विजिबल, वो जो SUV होती है उसकी जगह विजिबल UV बना दिया मैंने, विजिबल XYC। तो राम से मेरे पास क्या आ गया, रेडियो वेव्स। M से मेरे पास क्या आ गया, माइक्रोवेव्स।
आई से मेरे पास क्या आ गया, इंफ्रारेड। वी से मेरे पास में क्या आ गया, विजिबल। यू से मेरे पास क्या आ गया, अल्ट्रा वायलेट। एक्स से मेरे पास क्या आ गया, एक्स रे। वाई से मेरे पास क्या आ गया, गामा रेज। और सी से मेरे पास क्या आ गया, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आराम से इसको लर्न कर सकते हो। और खास बात क्या है, खास बात यह है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी आएगी, रेडियो वेव्स की। सबसे छोटी किसकी होगी, लीस्ट कॉस्मिक रेज की। जनरली सीक्वेंस पूछ सकता है मैक्स टू मैक्स, या हाईएस्ट वैल्यू आएगी। और जिसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मिनिमम होगी, और जिसकी वेवलेंथ लीस्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, हाईएस्ट। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसी तरह से एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं। देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आगे अब क्वांटम के साथ में रिलेट करेंगे चीजों को। देखिए अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, घर में मम्मी से जब पिटते हो या कोई थप्पड़ वगैरह मारता है तो पॉज लेके पिटाई करता, लगा फिर रुका, फिर लगा फिर रुका। यानी इसी तरह से जब हमारी बॉडी पे या किसी भी चीज के ऊपर जब लाइट गिरती है ना, तो वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं गिरती बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअसली गिरती है। मतलब एक थप्पड़ बजा, एक रुका, फिर बजा, फिर रुका, फिर बजा, फिर रुका, यानी डिसकॉन्टिन्यूअसली। यानी एनर्जी जो एमिट हो रही है, यानी एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो डिसकॉन्टिन्यूअसली होने लग रही है। कॉन्टिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअसली होने लग रही है। एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, दोनों ही प्रोसेसेस में डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगी। लेकिन जो वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही है ना, यानी मुंह पे बजा वो एक पैकेट आ रहा है एनर्जी का, उस एनर्जी को आप क्या नाम देते हैं, एनर्जी के पैकेट को क्वांटा। लेकिन अगर यही चीज लाइट के साथ आ रही है, अगर यही चीज इन फॉर्म ऑफ लाइट आपके पास आने लग रही है, तो अब से आप क्या नाम देंगे, फोटोन। क्वांटा की जगह टर्म क्या आ जाएगी, फोटोन। अब ऑब्वियस सी बात है, एक तो फोटोन आने से ना बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे, है ना, एक बार में। चलो उसको तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी है इस फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितनी बार फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी आपको देखिए तर 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 बजने लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा है, और गाल भी जल्दी गर्म होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और तीसरी चीज क्या है, जो एनर्जी है वो ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और कांस्टेंट क्या चीज है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इतनी वैल्यू इसकी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है काफी हाई वैल्यू है। अब दूसरी चीज, अर्थ के ऊपर मैंने कहा ना कॉन्टिन्यूअसली तो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नहीं कॉन्टिन्यूअसली, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस आएंगे पैकेट्स की फॉर्म में। लेकिन वो पैकेट एक तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आ गया आपका एक पैकेट, E इज इक्वल टू एच न्यू, सिंपली एक पैकेट आ गया। लेकिन एक पैकेट तो होगा नहीं, अब एक से तो ज्यादा पैकेट होगा, तो कितने पैकेट होंगे पता नहीं, तो वो किससे डिनोट करेंगे, एच एन एच न्यू। अब एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ क्वांटास, जो भी अर्थ के ऊपर आने लग रहे हैं, हमारे ऊपर गिरने लग रहे हैं, उन सबको एन से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। आई होप आप सबको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्लैरिफाई हो गई है। चलिए अब कुछ है किसके न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी बुक में, और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको भी थोड़ा देखते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं जितने भी वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ किसी भी, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपके स्कूल टीचर पक्का पूछते होते हैं। देखिए द विविध भारती स्टेशन जो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 1368 किलोहर्ट्ज। यानी अब हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो है फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। मैंने डायरेक्टली हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ देखिए अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, C/λ। तो फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई है वो है 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। तो मैं लैम्डा इधर ले आता हूँ नीचे और उसको अपॉन में कर देते हैं। तो अपॉन में क्या आ गया, 1368 इंटू 10⁻³
3 देखिए बहुत बड़ा वैल्यू बन रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 1.368 इंटू 10⁻6 कर देता हूँ। ऐसा मेरे लिए अब कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब 3 को उससे डिवाइड कर दो, तो कितना बन गया 2 पॉइंट में आप 2.3 इंटू 10⁻, और ये कितना बचेगा 10⁻2 मीटर। तो देखिए इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाओगे, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। द वेव, अब ये जो वेवलेंथ की रेंज है, तो ऑब्वियसली ये वाली वेवलेंथ जो होती है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ। आगे देखिए ध्यान से, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल एक्सटेंड फ्रॉम 400 टू इतना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब और हाँ, ये जो कहां पे लाई करेगी हमारी, ऑब्वियसली विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब खास बात क्या है, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है, 400 नैनोमीटर, और दूसरी जो वेवलेंथ दी है वो मुझे 750 नैनोमीटर दिया है। देखिए अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं पता तो मैं एक आसान वे से बता देता हूँ। 1 नैनोमीटर के अंदर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर के अंदर होता है 10⁻⁻12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर आता है 10⁻⁻10 मीटर। तो सिंप्लीफाइड इन यूनिट्स को यूज करके आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब लैम्डा की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली सी अपॉन में लैम्डा मेरे पास में आ गया। what is the visible extent from this express this wavelength in frequency, ठीक है। तो c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और अपॉन में क्या आ जाएगा 400 × 10⁻⁻9 मीटर। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी 2 सेकंड वाले के निकाल लेते हैं केस की, तो कितना आ गया 3 × 10⁸ अपॉन में क्या आ जाएगा 750 × 10⁻⁻9। तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसको किस तरह से देखिए, यहाँ पे हम इसके 3 डिजिट्स यूज कर लेते हैं, 10⁸ और 10⁻6 अपॉन में क्या आ गया 400। तो अब यहाँ पे 7 पॉइंट में 5 × 10⁻14 हर्ट्ज बन गया ये। इसी तरह से इसको सोल्व कर लो यहाँ पे। अब ये कितना बनेगा 3000 × 10⁻, कितना बना दिया मैंने 14, अपॉन में क्या आ गया 750, डिवाइड कर दो, कितने पे जाने वाला है, ऑलमोस्ट 4 पे जाएगा। आंसर आ गया 4 × 14 हर्ट्ज आ गया। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज को। अगले में देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ दिस मच। दिस टाइम वेवलेंथ हम लोग को जो प्रोवाइड की गई है, लैम्डा कितना है 5800 × 10⁻, कितना आएगा -10 मीटर। अब मुझे पहले वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/5800 × 10⁻⁻10, और मैं मीटर इनवर्स में मेरा आंसर निकालूंगा। तो ये बन गया इंटू 10⁻6 अपॉन में 5800। तो मेरे पास जो आंसर में आ गया इंटू 7 × 10⁻6 मीटर इनवर्स बन गया। अब सेकंड चीज क्या निकालनी है मुझे, वेव नंबर आ गया, फ्रीक्वेंसी ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन में लैम्डा। अब सी का फॉर्मूला क्या 3 × 10⁸, और लैम्डा मेरा कितना 5800 × 10⁻10। ऊपर ले जाओगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये इसको बना लेते हैं 30,000 × 10⁻14 अपॉन में क्या बन गया 5800। तो 00 हम लोग इसके कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद में मेरे पास में जो बनेगा वो बनेगा 5.3 × 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई कि मैंने कैसे न्यूमेरिकल्स को इसके सॉल्व करके आपको बताया है। हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के कुछ एक न्यूमेरिकल्स को जो इन्हीं चीजों के साथ में रिलेट करने लग रहे हैं। देखिए ध्यान से, अ येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैंप हैविंग द वेवलेंथ ऑफ कितना दिया है 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट क्या करना फ्रीक्वेंसी, तो बताइए क्या फॉर्मूला, यस सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 580 कितना है नैनोमीटर। तो पहले चेंज कर लो 580 × 10⁻⁻9 मीटर, तो इंटू 10⁻⁻ माइनस में क्या आ गया 9 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना बना लेते हैं इसको 3000 ही बना लेते हैं, इंटू में 10⁻⁻ कितना आ गया 14 अपॉन में कितना आ गया 580, कैंसिल कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 5.3 × 10⁻14 हर्ट्ज।
वेव नंबर भी साथ में कैलकुलेट करना है, तो वी बार क्या फॉर्मूला 1 अपॉन में लैम्डा, मीटर में ही रख लेते हैं, तो 1 अपॉन में 580 इंटू 10⁹9 मीटर। तो 10⁹9 को हम ऊपर ले जाते हैं तो कितना बना लेते हैं उसको 1000 इंटू 10⁻+6 अपॉन में 5 8 एंड 0। तो ये 1 पॉइंट में आपके पास आ गया 58 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब क्या कैलकुलेट करना, एनर्जी। देखिए एनर्जी का फर्स्ट न्यूमेरिकल आया, अब एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है। E का जो फॉर्मूला है वो क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब H का फॉर्मूला क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 और न्यू जो मेरे पास में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो कितना है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर शुड बी अराउंड, ये आ गया 10⁻, कितना बन गया 19 विद नेगेटिव साइन और ठीक है, इतना जूल में मेरे पास में एनर्जी आ गया। लेकिन साथ ही साथ अब इसमें न्यूमेरिकल में ये पूछा गया वेवलेंथ, विच हैव द वेवलेंथ। अब एनर्जी निकालनी है लेकिन वेवलेंथ दिया है, ये मेरा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 के अंदर देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू मेरा फॉर्मूला है और न्यू इज इक्वल टू क्या C अपॉन में लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा। एक और नया फॉर्मूला आ गया आपके पास में H का फॉर्मूला गया 6.626 इंटू 10⁻, क्या आ गया -34। C की वैल्यू जो है वो है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। वहीं पे जो लैम्डा दिया है मुझे 0.50 इंटू 10⁻−10 मीटर में यहाँ पे इसको कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना बन गया 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। तो जब इन सारी चीजों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आ गया 3.313 इंटू 10⁻, सब मिला जुला के माइनस में 16 इंटू में क्या आ गया 3। तो जब मल्टीप्लाई किया मैंने इंटू 10⁻16 जूल के आंसर आसपास मेरे पास में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की इसके, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में कैलकुलेट करना, तीनों चीजों को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार टाइम पीरियड दिया गया। देखिए तो टाइम पीरियड के न्यूमेरिकल में अभी मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो क्या है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। अब 1 अपॉन में टाइम पीरियड कितना 2.0 इंटू 10⁻−10 सेकेंड। तो इसको प्लस में कर लेते हैं 10 इंटू 10⁻10 सॉरी 9 हो जाएगा। मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा एडिशनल ले लिया है 2.0, तो कितना आ गया 5। तो मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की वो इतने हर्ट्ज में आने लग रही है। अब साथ में क्या निकालना है मुझे, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा C अपॉन में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या C अपॉन में लैम्डा। तो इफ यू विश टू कैलकुलेट द लैम्डा देन इट शुड बी द C अपॉन में न्यू। अब C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ और उसकी वैल्यू क्या रही है 5 इंटू 10⁹9। तो जब मैंने इनको कैंसिल किया तो यहाँ 10 बच गया और मेरे पास में आ गया यहाँ पे 0.06 मीटर के अराउंड मेरे पास में वेवलेंथ आ गई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना, वेव नंबर। अब वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा किस में आ जाए, मीटर में आ जाए चाहे। तो 1 अपॉन में क्या आ गया 0.06 से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अल्टीमेटली जो मेरे पास में बन गया 16.66 मीटर इनवर्स। ये मेरे पास क्या आ गया, वेव नंबर आ गया। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों हम बात करते हैं फर्दर आगे के न्यूमेरिकल्स की। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आ गए व्हाट आर द नंबर्स ऑफ फोटोन। दैट मींस इस बार क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट कैलकुलेट करने हैं। एनसीईआरटी के हैं ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, तो आप लोग डायरेक्टली निकालिए, किसी बुक को मत फॉलो करें। E इज इक्वल टू NH न्यू। n आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 है। न्यू आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको प्रोवाइड किया गया वेवलेंथ। तो देखिए न्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला C अपॉन में लैम्डा। अब C क्या है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में क्या आ गया 4000 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर अभी मैंने बताया था 10⁻, क्या हो जाएगा माइनस में 12 आ जाएगा। तो आपके पास अब कितना बन गया यहाँ पे 3 इंटू 10⁸8 अपॉन में 4000
इंटू 10⁻⁻12। तो 10 कितना बचा माइनस में 22, और यहां से दोनों को ऐड करके बचा मेरे पास में 10⁻⁻14। तो जब मैं यहां से, और e की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास में 1, तो यहां से अगर मुझे n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो n समहाउ क्या बन जाएगा 4000। इसको इधर लिया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपॉन में क्या आ गया 3, अपॉन में क्या आ गया 6.626, इनटू में क्या आ गया 10⁻⁻14, जिसको मैं आपके ऊपर ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा 10⁻+14। ठीक है, तो जब मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समहाउ जो मेरे पास में बनने लग रहा है वो 20 के आसपास बचेगा। तो 20 में इसको डायरेक्टली कितने में कन्वर्ट कर दूंगा 200 में, तो 200 इंटू 10⁻14 ये वैल्यू आ गई n की, या फिर n इज इक्वल टू मोटा मोटा 10⁻16 नंबर्स आ गए। लिया थे इतने फोटॉन्स मेरे पास में हैं। इसके बाद देखिए कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो चीजें हैं फॉर्मूलाज इसी तरह से आपने हमेशा अप्लाई करने हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की जो वैल्यू इस बार हम लोग को दी गई है वो है लैम्डा की वैल्यू है 242 नैनोमीटर, मतलब 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन इन किलो जूल पर मोल, यानी वही एनर्जी के ऊपर फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला NHc अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम, एटम यानी n की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू इस बार क्या है 1 है, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻- में क्या 34, और C की वैल्यू जो मेरे पास में आने लग रही है वो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और जो लैम्डा मुझे प्रोवाइड किया गया है 242 नैनोमीटर, यानी 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी 242 इंटू 10⁻⁹, यानी इसको कैंसिल कर देते हैं 10⁻⁻25, इसको भी हटा लेते हैं तो मेरे पास में बचा 10⁻⁻17। अब सारी चीजें मिला जुला के जो मेरे पास में बची हैं वो है 6.626 इंटू में 3 आ गया, और अपॉन में क्या आ गया 242 आ गया मेरे पास में। अब इनको वैसे मोटा मोटा अगर हम लोग मल्टी इंटू में 10⁻, साथ में क्या है 17 भी है विद नेगेटिव साइन, तो वही मोटा मोटा देखे तो 20 इंटू 10⁻⁻17 बचेगा, अपॉन में 242, यानी समहाउ 0.87 इंटू 10⁻⁻17 के आसपास में मोटा मोटा मेरे पास में आंसर आ गया। लेकिन आंसर आया जूल्स में, आंसर जो आ रहा है मेरा किस में आ रहा है जूल्स के अंदर आने लग रहा है मेरा आंसर। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसने जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है किलो जूल पर मोल। देखिए जब भी आपको पर मोल बोला जाए, जब भी इस तरह से आपको टर्म में पर मोल बोला जाएगा तो आपने नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। अभी तो मेरा आंसर जो है सिर्फ जूल में आया है। ठीक है, मैं इसका फर्दर पार्ट यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, तो देखिए ध्यान से, तो 0.87 इंटू 10⁻⁻17 जूल में आ गया। किलो जूल में चेंज करना है 87 इंटू 10⁻⁻17, किलो जूल में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, और किलो जूल पर मोल में चेंज करना है तो इंटू 17 अपॉन में 1000 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये बन गई किलो जूल पर मोल। यानी देखो आप खुद देखिए, मैंने पूरी कन्वर्जन वहां पे लिख दी है यहाँ पे। अब इतना कन्वर्ट होने के बाद में मेरे पास में जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे टोटल 494 के आसपास बचेगा, 494 किलो जूल पर मोल। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया मोटा मोटा। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 25 वॉट। देखिए वॉट का मतलब क्या है, यहाँ पावर दे रहा है। पावर कैसे निकालते हैं आप, पावर जो होता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, पावर इनटू में टाइम। अब टाइम तो प्रोवाइड किया नहीं तो 1 सेकंड मान लेते हैं, 25 इंटू में 1 तो मेरे पास आ गया 25 जूल एनर्जी आ गई है सीधा सीधा। और वेवलेंथ इसने मुझे क्वेश्चन में माइक्रो की मीटर की टर्म में प्रोवाइड किया है, जिसकी कन्वर्जन भी आप लोग देख लीजिए 10⁻⁻6 में क्या आ गया मेरे पास में मीटर में आ गया। तो पावर एनर्जी की वैल्यू मैं यहां से देख लिया है, लैम्डा की वैल्यू आ गई है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है Hc अपॉन में लैम्डा। अब H की वैल्यू क्या 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू में C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸, और जो मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई है वो आएगी 0.57 इंटू 10⁻6 मीटर में हमेशा पुट करनी है वैल्यू। और जब मैं इन सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूं तो पुट करने के बाद में मेरे पास में जो नेट आंसर आता है वो आता है
17 इंटू 10⁻⁻19 जूल के आसपास मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाएगी वहां पे। आई होप ये आप सबको क्लैरिफाई हो गया। बट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना रेट ऑफ एमिशन, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू बात कर रहे हैं हम। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया न्यूमेरिकल। तो ये हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, चलिए वेरी गुड। एन की वैल्यू निकालनी है और एनर्जी की वैल्यू भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है। एनर्जी की वैल्यू जो है वो है 25। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 25 इंटू में 0.57 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में 3 इंटू 10⁸, जो कि मोटा मोटा 20 बनाने वाले हैं। तो इनकी पावर्स को हटा देते हैं और एन की वैल्यू जो नेट में यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, नेट की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7.17 इंटू 10⁻19 एमिशंस पर सेकेंड, एमिशन पर सेकेंड। इतनी वैल्यू मेरे पास में एन की आ जाएगी। होप ये चीज काफी बड़ी कैलकुलेशन थी तो मैंने इसको कैलकुलेटर से कर लिया था एक बार। तो आई होप आप सबको व्यूअर्स ये चीज क्लियर हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर करें और अपने फ्रेंड से भी जरूर कराएं। थैंक यू सो मच।